फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन विषय के बारे में। इसके अंतर्गत हम रिवीजन देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज हम समझने वाले हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, जो कि है बेसिक कंसेप्ट की। जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन, उसका आशय क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, उद्देश्य, महत्व, दोष, और साथ ही इसमें हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आशय क्या है। तो प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। तो यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें कि यह जो है अकाउंटिंग का जन्म कब हुआ, एक ऑब्जेक्टिव जो है आपको आ सकता है। तो 1950 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है जन्म माना जाता है। अब हम इसके अर्थ की बात करें तो प्रबंधकीय लेखांकन दो शब्दों से बना है, प्रबंध प्लस लेखांकन। तो प्रबंध मीन्स क्या होता है? प्रबंध मीन्स होता है जब किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाई जाए, उस योजना के हिसाब से जो है कार्य का विभाजन हो, संगठन किया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए, नियंत्रण किया जाए। तो वो सब चीजें होती हैं आपकी मैनेजमेंट की, प्रबंध की। और लेखांकन मीन्स क्या होता है? लेखांकन मीन्स होता है कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को जब हम लिख लें, व्यवस्थित रूप से सिद्धांत के आधार पर लिख ले और उससे कुछ रिजल्ट निकाले, तो वो होता है अकाउंटिंग। ठीक है। अब यदि हम साथ में बात करें प्रबंधकीय लेखांकन की, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो जब लेखांकन के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर प्रबंध किया जाए। समझना, अकाउंटिंग में जो हमने अकाउंट्स रखे हुए हैं उसके डेटा के आधार पर, उसके निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर जब हम हमारी कंपनी के लिए योजना बनाए, नियंत्रण करें और कोऑर्डिनेशन करें, मोटिवेशन दें, तो वो होता है प्रबंधकीय लेखांकन। समझ में आया? तो क्या होता है कि जब लेखांकन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर क्या किया जाए? संस्था की, जो भी कंपनी है उसकी, संस्था की नीतियां निर्धारित की जाए, योजनाएं बनाई जाए, नियंत्रण किया जाए, स्टाफिंग मतलब जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए, कर्मचारी की नियुक्ति। तो हम इसे कहेंगे कि प्रबंधकीय लेखांकन का उपयोग हुआ है। यदि हम इसकी एक व्यवस्थित डेफिनेशन की बात करें तो लेखांकन सूचनाओं का मापन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन और संदेश वाहन की एक प्रक्रिया है प्रबंधकीय लेखांकन, जो कि प्रबंध में संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्णयन और नियंत्रण में सहायता करती है। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से आशय जो है आप डिफाइन करेंगे। अब हम बात करें यहाँ पर विशेषताओं की। ये आशय जो है आप अपने शब्दों में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? पहली है कला व विज्ञान। विशेषता के अंदर हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर कैसा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कला व विज्ञान दोनों है। कला का अर्थ क्या होता है? किसी भी कार्य को करने का व्यवस्थित तरीका। और विज्ञान मीन्स क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के पीछे का कारण और उसका परिणाम। तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी हम लेखे करेंगे, अभी आगे वाली यूनिट्स में हम इसके टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कार्य को करने का एक व्यवस्थित तरीका है। और दूसरा, कोई भी हम यदि डिसीजन लेंगे डिसीजन लेने में, तो
नेचुरली उसके पीछे का रीजन रहेगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कला व विज्ञान है। दूसरा हम देखें सूचनाएं प्रदान करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें सूचनाएं प्रदान करती है। सूचनाएं प्रदान करती है तभी तो हम उससे नीतियां, नियंत्रण और योजनाएं बनाने में हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है जिससे रिजल्ट से हम योजनाएं बनाते हैं, नियंत्रण करते हैं। फिर हमारी चयनात्मक प्रकृति। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमें सही विकल्प का चुनाव करने में हेल्प करती है। यह हमारे सामने रिजल्ट प्रस्तुत कर देती है, उस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कौन सी टेक्निक है, कौन सी प्लानिंग बेस्ट है, वो जो है बताती है। इसके बाद देखें भविष्य से संबंधित। भविष्य से संबंधित मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा रहता है वो पास्ट में जो हमने किया है उन डेटा का एनालिसिस किया जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रहती है, यदि हम इसकी बात करें तो ये भविष्य से संबंधित होती है, क्योंकि यह हमें निर्देशित करती है कि हमें भविष्य में क्या योजनाएं बनानी है। जैसे एक एग्जांपल में बताती हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अनुपात विश्लेषण, ये टॉपिक है आपका यूनिट 2 का एक पार्ट है। ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक है। इसमें मैं बात करूं सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात, हम जो व्यापार खाता बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो सकल लाभ अनुपात जिसे मान ली मैंने एनालिसिस करके निकाला, मेरा 30% आया। तो ये 30% जो है भविष्य से संबंधित कैसे हुआ? तो ये मैंने जो है इस साल का डेटा लिया, विक्रय लिया, सकल लाभ लिया, तो मेरा 30% जो है मुझे सकल लाभ हुआ। तो इस आधार पर मैं निश्चय करूंगी कि मुझे अगले साल ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना लेना है, 40% लेना है, 50%। तो इस तरीके से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, भविष्य से संबंधित है। फिर है निर्णय सर्वव्यापी व सुनिश्चित। इसके द्वारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वव्यापी और सुनिश्चित हैं। हाँ, एनालिसिस जैसे सकल लाभ अनुपात जो है सभी जगह निकाला जाता है, लेकिन उससे प्लानिंग क्या करनी है वो चेंज रहती है। तो निर्णय जो है वो सर्वव्यापी रहते हैं, मतलब सकल लाभ अनुपात जो है जो भी संस्था चाहे वो निकालती है, और सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे विशेषता में उद्देश्य की प्राप्ति। ये तो है ही विशेषता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग चूंकि अनिवार्य नहीं है, लेकिन संस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक टेक्निक है, तो इससे उद्देश्य की प्राप्ति जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। और फिर अगला है समन्वित पद्धति। समन्वित पद्धति मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो लेखांकन की लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और इसके अलावा जो है निगमीय लेखांकन, सभी लेखांकन का समन्वित रूप है। मतलब जब हम एनालिसिस करते हैं, हमने जो व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाया है, तो उसमें जो है लागत लेखांकन भी इंक्लूड होता है, वित्तीय लेखांकन भी इंक्लूड होता है, आपने स्टेट्स का कोई काम किया, सांख्यिकी का, वो भी सब इंक्लूड रहता है। तो ये एक समन्वित पद्धति है। तो ये है हमारी इसकी विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसके उद्देश्य, लाभ और दोष। चलिए, अब जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्य या कार्य। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्य या कार्य। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए, क्या उद्देश्य है, किस कारण से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं, वो कारण हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला है पूर्वानुमान या योजना बनाने के लिए, योजना बनाने हेतु। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, हमने जो फाइनल अकाउंट बना लिए हैं, वित्तीय लेखांकन हमने बना लिए हैं,
व्यापार का लाभ हानि जानने के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, ये जो है उसके बाद की प्रोसेस है। तो हम जो चिट्ठे में हमारे आंसर्स आ रहे हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। किस लिए? कि भविष्य में पूर्वानुमान लगाने के लिए कि भविष्य में हमें कितना माल बनाना है, कितना माल बेचना है, हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज हमें कितना रखना है। तो वो टारगेट्स जो है वो डिसाइड करने के लिए हम बनाते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन के टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा संगठन में सहायता, हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में सहायता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमें ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन करने में किसको क्या काम करना है और जिम्मेदारी तय करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। जब हम इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अकाउंटिंग के थ्रू डिसाइड होती है। तो प्रबंधकीय लेखांकन संगठन में भी सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद हम देखें नियंत्रण में सहायता, नियंत्रण में सहायता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक होती है, तो बजट आप लोगों ने सुना हुआ है, एक प्रमाप लेखांकन। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पूर्व निश्चित कर लेते हैं। बजट में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक वर्क प्रोजेक्ट है आपको, वहां पे उसके लिए आप क्या करते हैं, बजट बना लेते हैं और बजट बनाने के बाद एक्चुअल में जो आप है इसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये क्या होता है, नियंत्रण करने में सहायता हो जाएगी कि चूंकि आपने बजट 1 लाख रुपए का बनाया है और आपने जब इसके हिसाब से काम किया तो आपका 90,000 रुपए में काम हो गया। तो इस तरीके से बजट बनाकर कंट्रोल। प्रमाप लेखांकन में भी क्या करते हैं, बिजनेसमैन डिसाइड कर लेता है कि उसे 100 किलो सामग्री लगने वाली है, ऐसी प्राइस भी डिसाइड कर लेता है 10 रुपीज पर केजी, और एक्चुअल में जो है जितना होता है उससे तुलना करता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग नियंत्रण करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। चौथा हम देखेंगे मोटिवेशन में, अभिप्रेरण में सहायता, अभिप्रेरण में सहायता। किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोटिवेट करने में, तो देखिए ये जो चीज है बजट, प्रमाप लेखांकन, या हम अनुपात विश्लेषण करें या फिर हम रोकड़ प्रवाह विवरण बनाएं, इससे हम क्या करते हैं कि हमारे जो फाइनल अकाउंट्स बने हुए हैं जिसमें ये दिख रहा है कि हमें लाभ जो है वो 2 लाख रुपए हुआ। अब ये 2 लाख रुपए खुद में कोई आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, मतलब यदि हम अनुपात विश्लेषण करें या कोष प्रभाव रोकड़ प्रभाव विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि बनाकर हम इस 2 लाख रुपए का एनालिसिस करें कि एक्चुअल में 2 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ है हमारा किन कारणों से हुआ है या किन कारणों के कारण हमारा प्रॉफिट जो है वह 2 लाख रुपए कम हुआ है। तो ये जो प्रबंधकीय लेखांकन है हमें यह बताता है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कम है, ज्यादा है या सही है, क्योंकि सिर्फ फाइनल अकाउंट हमें 2 लाख रुपए बता रहे हैं, वो कुछ भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब आप अनुपात विश्लेषण करेंगे या फिर रोकड़ प्रभाव विश्लेषण करेंगे या फिर जो है आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे, तुलनात्मक विवरण पत्र बनाएंगे, तो उससे आपको ये रिजल्ट जो है पता लगेगा। तो इससे जो है मोटिवेशन मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी कि हमें संस्था में आगे किस तरीके से काम करना है। तो ये है हमारा चौथा, अभिप्रेरण में मतलब मोटिवेशन में हेल्प करने के लिए। फिर है अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए। नेचुरली यदि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, लाभ को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए, तो टू अर्न मोर प्रॉफिट। फिर हमारा लागत को नियंत्रित करने के लिए, चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक से हमें यह पता लगता है कि जो कॉस्ट है, जो खर्च हो रहा है वो सही मात्रा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जब हमें यह पता लग जाता है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सही हो रहा है, तो यदि किसी पॉइंट पे कॉस्ट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो हमें यह चीज इससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पता लग जाती है, तो हम जो है फिर उस लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। फिर है हमारा अगला
कार्यकुशलता में वृद्धि, वर्क इफिशियंसी में इंक्रीमेंट होता है या उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, टू वर्क इफिशियंसी। तो जब जो है कौन सा काम कौन सा व्यक्ति अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इनके थ्रू तय हो जाएगी, तो उससे कार्यकुशलता में भी वृद्धि आएगी। तो इस तरीके से ये इसके उद्देश्य, यदि कार्य लिखने को आते हैं तो कार्य में भी आपको यही कार्य लिखना है। अब मैं बात करूं लाभ की, तो उद्देश्य, कार्य और लाभ तीनों चीजें एक ही हैं, सिर्फ डीलिंग में आप इसको चेंज करेंगे। क्या लाभ होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमें भविष्य के लिए योजना बनाने में हेल्प मिलती है, या हम भविष्य के लिए योजना बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो सिर्फ आपकी डीलिंग में लैंग्वेज चेंज होगी, पॉइंट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी तीन चीजें हुई। अब जो है हम देखेंगे इसके दोष, लिमिटेशंस। क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कौन कौन सी लिमिटेशंस है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज तो किया जाता है लेकिन इसकी कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। तो पहला जो है इसका मेजर लिमिटेशन है वो है वित्तीय व लागत लेखों पर आधारित। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूरा एनालिसिस वर्क जो व्यक्ति बिजनेसमैन के द्वारा फाइनल अकाउंट रखे गए हैं, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा रखा गया है, उसकी एनालिसिस, उसके डिजिट पे ही, उसके आंकड़ों पे ही एनालिसिस की जाती है। इसीलिए हो सकता है कि यदि फाइनल अकाउंट में आपने कोई अमाउंट गलत लिखी है, डबल एंट्री हो गई है, तो आपके रिजल्ट्स जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी वो भी गड़बड़ाएंगे। ठीक है, सेकंड है सतत मूल्यांकन आवश्यक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यदि आप अपनी संस्था में यूज कर रहे हैं, यदि आपने थोड़े समय यूज किया फिर उसको बंद कर दिया, फिर जब इच्छा हुई तब आपने बंद यूज किया, तो उसके कारण जो आप रिजल्ट निकालेंगे वो सही इफेक्टिव नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है यदि कंटिन्यूस, चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, यह बिजनेसमैन अपनी इच्छा से जो है करता है, तो सतत मूल्यांकन करके ही वह इसका सही और बेटर यूज कर सकता है। ठीक है, फिर है विशिष्ट ज्ञान की जरूरत। विशिष्ट ज्ञान आवश्यक, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करने के लिए या उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के लिए आपको एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप जो है सोचें कि हमारे यहाँ का अकाउंटेंट ही इसको बेहतर तरीके से कर ले, तो नहीं, इसके लिए स्पेशल जिनको इनकी टूल्स और टेक्निक्स की प्रॉपर जानकारी हो। चौथा है फिर खर्चीली पद्धति। नेचुरली यह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पर्सन अपॉइंट करने रहेंगे और उसकी पूरी जो है कमेटी बनानी रहेगी, तो यह आपका खर्चीली पद्धति है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो सीमा है उसमें है आपका कि समन्वय में समस्या। चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जो अकाउंटिंग करके आपको डिसीजन देता है उसका जो रिजल्ट है वो किसे अप्लाई करना होता है, जो संस्था में कार्य कर रहे हैं एम्प्लॉय, और वहां का जो वर्किंग मैनेजर है उसको इसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो समन्वय में समस्या आती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू डिसीजन जो है, निर्णय निकलकर अलग आ रहा है, और उसको जब आप प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में करने जा रहे हैं तो वहां के जो संस्था के जो सदस्य हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण से जो रिजल्ट निकल कर आए हैं वो सही इफेक्टिव जो है वो नहीं हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रबंधकीय लेखांकन केवल एक माध्यम है। प्रबंधकीय लेखांकन एक टूल है, ओनली माध्यम है, ये कोई निर्णय नहीं है, केवल एक आपको मीडियम देता है, मीडिएटर प्रदान करता है कि आप जो है इस तरीके से बिजनेस में आगे अपना प्लान कर सकते हैं। तो यह एक स्ट्रिक्ट डिसीजन हम बोले कि एक सुदृढ़ निर्णय की ओर देता है, तो वो नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है, आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है।
तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो प्रबंधकीय लेखांकन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य, कार्य और लाभ यदि आते हैं तो सेम पॉइंट लिखिए। यदि आपको इसकी लिमिटेशंस आती है तो आप इस तरीके से डिस्क्राइब करिए। तो अब जो है हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है प्रबंधकीय लेखांकन के टूल्स और टेक्निक्स। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीकें, टेक्निक्स। ठीक है, टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कि यदि आपको बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है तो आपके पास कौन कौन सी मेथड्स हैं, विधियां भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, मेथड्स। पहली मेथड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सबसे अच्छी बात है आगे की यूनिट्स में जो है आपको इन्हीं से रिलेटेड पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो पहला जैसा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, पहली मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, यूनिट सेकंड जो है इसका पार्ट है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, मतलब हमारे द्वारा जो व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए हमारे पास इसके अंदर भी मेथड है, जैसे कि तुलनात्मक चिट्ठा बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सेकंड है लागत लेखांकन का विश्लेषण। कॉस्ट अकाउंट में हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जैसे कि हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, तो उनका भी एनालिसिस जो है हम यहाँ पर करते हैं। तो उसमें जैसे सीमांत लागत विश्लेषण, ये भी आपको सिलेबस में, सीमांत लागत विश्लेषण, मार्जिनल कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं। फिर निर्णयन लेखांकन, डिसीजन लेना कि हमें बिजनेस बंद करना है या चालू रखना है, हमें नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है लागत लेखांकन का विश्लेषण भी जो है प्रबंधकीय लेखांकन का टूल है। इसके बाद हम बात करें प्रमाप लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यह भी जो है डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये सब जो चीज हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में इनके करने के जो है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, हमने सोच कर गए हैं कि 500 रुपीज में वह आ जाएगी। जब हम मार्केट में गए तो वह जो प्रोडक्ट है जो आप लेने गए हैं वो 400 में भी आ सकता है, 600 में भी आ सकता है। तो एक्चुअल में वो आपने की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पहले से एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना, फिर एक्चुअल में उसमें कितना खर्चा हो रहा है वो देखना और उनका फिर डिफरेंस निकालना। तो ये प्रमाप लेखांकन, ये भी आपको आगे की यूनिट्स में जो है इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। फिर है बजट बनाकर भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। बजट तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बजट क्या होता है। भविष्य में किए जाने वाले खर्चों को वर्तमान में निर्धारित करना संख्यात्मक रूप से, वह बजट कहलाता है। ठीक है, इससे जो है क्या होता है, खर्च जो है हमारे नियंत्रित हो जाते हैं और भविष्य में हमें कार्य को करना है उसका तरीका जो है वह सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है। तो बजट के द्वारा भी जो है हम इसमें करेंगे। फिर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसके अंतर्गत जो है हम क्या देखते हैं कि हमारी कैश जो है यदि पिछले साल 4 लाख रुपए थी और इस साल 10 लाख रुपए हो गई है, तो वो जो 6 लाख रुपए है, क्या केवल कैश आई है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में आती भी है बहुत सारे सोर्सेज से और खर्च भी जो है हम बहुत सारे सोर्सेज पे करते हैं। तो वो जो 6 लाख रुपए का बैलेंस है वो किन किन साधनों से आया और गया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये चीज करते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रतिवेदन, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, रिपोर्ट बनाकर भी जो है हम
एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है इसमें बनती हैं। तो प्रतिवेदन मीन्स रिपोर्ट बनाना। तो इस तरीके से भी जो है हम इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एनालिसिस कर सकते हैं। फिर है आपकी नियंत्रण लेखा विधि, कंट्रोलिंग मेथड्स। तो कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स है, तो फिर से हम लिख दें इसमें, यदि बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, ये नियंत्रण करने की लेखा विधि है। फिर हम देख लें यहाँ पे निर्णय लेखा विधि, डिसीजन मेथड। यदि आपको डिसीजन लेना है अपने उसमें, तो उसके लिए जो है कौन कौन सी हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत, डिफरेंशियल कॉस्ट, विभेदात्मक लागत। ये जो है आपकी मेथड्स हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आगे की यूनिट्स में जो है आपकी ये सब न्यूमेरिकल पार्ट में है। तो सीमांत लागत जो है, फिर इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स भी हैं, संख्यात्मक टेक्निक्स भी हैं जो हम लिख सकते हैं। गेम थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा, पूरा एनालिसिस जो है न्यूमेरिक बेसिस पे होता है, गेम थ्योरी। तो इस तरीके से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यदि आपको रखनी है, तो आपको इनमें से कोई एक मेथड जो है वो चूज करनी होगी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सुटेबल हो। ठीक है, तो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर के हिसाब से हम अंतर देख रहे हैं। प्रबंधकीय लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर, ठीक है। और ये हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करें उद्देश्य, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है और वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है। यदि बेसिस आप लोग याद कर लेंगे तो आपको जो है डिफाइन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले वित्तीय लेखांकन मतलब ध्यान रखना, इसमें क्या बात करेंगे हम, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। और प्रबंधकीय लेखांकन की बात करें तो अभी जैसे मैं बता रही थी आपको, अनुपात विश्लेषण है, बजट बनाना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना, ये सब। तो क्या उद्देश्य आप बता सकते हैं, हम ये क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, लाभ और हानि जानने के लिए। तो व्यापार से संबंधित लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए, व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए वित्तीय लेखांकन रखा जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन हम क्यों रखते हैं, हमने इसके इतने सारे उद्देश्य बने हैं, योजना, पूर्वानुमान और योजना बनाने के लिए, ठीक है, भविष्य से संबंधित योजना बनाने के लिए। सेकंड हम लिख रहे हैं इसमें अनिवार्यता। कौन सा अनिवार्य है, वित्तीय लेखांकन जो है वह अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है प्रत्येक व्यापारी के द्वारा, यह अनिवार्य है। और प्रबंधकीय लेखांकन अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसको डिटेल आप ऐसा नहीं लिख के आएंगे कि नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ। जब आप एग्जाम में आप इसको सॉल्व करें तो बाकायदा लिखेंगे इसको, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन और अपनी मेमोरी के लिए कि मेमोराइज रहे आपको, इसके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। फिर जो है अनिवार्यता के बाद हम बात करें शुद्धता, प्योरिटी। तो वित्तीय लेखांकन में हम कौन से एक्सपेंडिचर लिखते हैं, जो हो चुके हैं, हमने वास्तव में जो खर्च कर दिए हैं वह खर्चे जो है हम वित्तीय लेखांकन में लिखते हैं। इसीलिए शुद्धता क्या रहती है इसमें, वास्तविक रहती है, ठीक है, वास्तविक खर्चों को हम लिखते हैं इसमें। और इसमें जो है क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग वाली चीजें जो है रहती हैं, आंसर जो है वो अनुमानित होते हैं। तो शुद्धता की बात करें हम इसमें, तो शुद्धता ज्यादा रहती है क्योंकि वास्तविक खर्चे रहते हैं, और इसमें शुद्धता जो है वह कम रहती है क्योंकि अनुमान पर आधारित होता है।
क्योंकि एक ही रिजल्ट को कि सकल लाभ अनुपात 30% है, इसको यदि 4 मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है अलग अलग एनालिसिस करें तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। ठीक है, तो थर्ड हो गया हमारा शुद्धता। इसके बाद हम देखेंगे प्रकृति, नेचर। ठीक है, तो नेचर कैसा होता है, तो फाइनेंशियल अकाउंट का जो नेचर होता है, वित्तीय लेखांकन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, हमेशा इसमें जो डेटा आंकड़े रखे जाते हैं वो कौन से होते हैं, वास्तविक और वर्तमान। मतलब वास्तविक मतलब हमने जो एक्चुअल में खर्च किए हैं, और इसमें इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एडजस्टमेंट। इसमें जो हमारे आंकड़े होते हैं वित्तीय लेखांकन में, हम उसको बोल सकते हैं कि हमने जो खर्च कर चुके हैं, जो व्यय होते हैं वो खर्च कर चुके हैं, उनको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होता है, ऐतिहासिक। हमने जो पास्ट में कर चुके हैं हम उन खर्चों को लेते हैं, और इसमें जो रहता है आपकी प्रकृति वो भविष्य से संबंधित होती है, क्योंकि हम इसमें जो भी एनालिसिस करते हैं वो भविष्य को आधार मानकर करते हैं। इसके बाद जो है अंकेक्षण, ऑडिटिंग, अकाउंट्स को चेक कराना। तो वित्तीय लेखांकन का अंकेक्षण अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें प्रबंधकीय लेखांकन की तो इसका अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, यह व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है। छठवां हम देखें अवधि, टाइम पीरियड। तो वित्तीय लेखांकन कब बनाए जाते हैं, वर्ष के अंत में। ठीक है, जैसे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का भी वर्ष हो सकता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का भी वर्ष हो सकता है, और इसकी अवधि बिल्कुल निश्चित नहीं है। जब भी आवश्यकता अनुसार, कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसमें यह डिफाइन हो कि आपको 6 महीने में बनाना है, क्वार्टरली बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर है विवरण, पर्टिकुलर्स, विवरण। तो इसमें जो है आपका वित्तीय लेखांकन में हम केवल कौन से जो है एनालिसिस लेते हैं, मुद्रा में व्यक्त वाले ट्रांजैक्शन लेते हैं जो मनी में लिखे जा सकते हैं। और प्रबंधकीय लेखांकन की जब बात आती है तो बोथ मुद्रा प्लस अमौद्रिक, मतलब जब यहाँ प्रबंधकीय लेखांकन में एनालिसिस की जाती है तो जो मुद्रा में मापे जा सकते हैं वो, और जो मुद्रा में नहीं मापे जा सकते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड किए जाते हैं। फिर देखें हम इसका प्रकाशन, पब्लिकेशन। तो वित्तीय लेखों का प्रकाशन जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। इससे रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं, मतलब अंशधारी, कर्मचारी, सरकार, आयकर अधिकारी, इन सभी के लिए वित्तीय लेखांकन का शो करना, मतलब सभी को दिखाना जरूरी होता है, प्रकाशन करना। लेकिन पब्लिकेशन में बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो क्षेत्र, एरिया। तो नेचुरली इसका क्षेत्र जो है वो क्या होता है, सीमित होता है। वित्तीय लेखांकन का आपका व्यापार से संबंधित हो गया, और ये जो है क्षेत्र इसका इसकी तुलना में विस्तृत होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट हम देखें यहां पर लागत, कॉस्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंट में जो कॉस्ट होती हैं वो एक्चुअल होती हैं। ठीक है, लागत जो है वह एक्चुअल होती है, वास्तविक होती है, और इसमें जो लागत है वह अनुमानित एवं भविष्य से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग आंसर में आने की संभावना रहती है जनरली इसकी, और आया भी है। तो यह जो डिफरेंस है आप लोग बेसिस ऑफ डिफरेंस को बहुत अच्छे से याद कर लें, और फिर इसका आंसर जो है आप लोग लिखें।